हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू वीडियो पर। और आज फिर से हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं गैंट्स मांगा को। और अगर इस मांगा का आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें, नहीं तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा। और अगर आप लोगों को ये मांगा और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन। तो चलिए अब आगे की स्टोरी शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि डैड अनियन हाटानाका को मार दिया होता है और अपने मरे के बच्चे के बारे में सोचकर रो रहा होता है। और तभी डैड अनियन एक एक करके सभी को मारने लगता है और आखिर में यहाँ पर सिर्फ मसारू ही बचा होता है। और तभी डैड अनियन तुरंत ही मसारू पर अटैक करने को जाता है, पर तभी पीछे से याकूजा डैड पर 8 गन से फायर कर देता है और एक के बाद एक याकूजा फायर करता रहता है, जिससे डैड अनियन नीचे गिर जाता है और तभी याकूजा भी मारा जाता है। पर तभी अचानक से डैड अनियन फिर से खड़ा हो जाता है मसारू के सामने और इतने गोली के लगने पर भी वो नहीं मरता है। और फिर आगे डैड अनियन को इतना दुखी देख मसारू कहता है, मैं समझता हूँ कि तुम कैसा फील कर रहे हो। और डैड अनियन इतने दुख और बेटे के खोने की से पूरी तरह पागल होकर चिल्ला रहा होता है, पर मसारू बार बार कह रहा होता है कि उसने तुम्हारे बेटे को बचाने की बहुत कोशिश करी थी। पर डैड अनियन तब भी शांत नहीं हो रहा था, तो न चाहते हुए भी मसारू को भी डैड अनियन के ऊपर गन एम करनी पड़ती है। पर मसारू डैड अनियन पर शूट नहीं कर रहा होता है और रोते हुए कहता है, अगर मैं तुम्हें शूट कर दूंगा तो मैं वापस चला जाऊंगा। पर मसारू शूट नहीं करता है और गन नीचे कर देता है। और तभी डैड अनियन मसारू पर अटैक कर देता है और मसारू को रोड से नीचे फेंक देता है। और तभी यहाँ पर कुरोनो भी आ जाता है, जो यहाँ का सीन देख इस एलियन को देख कहता है, आखिर यह सब हो क्या रहा है और ये कौन है। यहाँ का सीन देख लगता है बस मैं और ये लड़की ही बची हैं, पर इस आदमी को देख मुझे डर लग रहा है। और तभी डैड अनियन इन दोनों को देख लेता है और दोनों जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। पर तभी कुरोनो दिखता है कि उसके साथ वाली लड़की दूसरे तरफ भागने लगती है और तभी वो डैड अनियन इस लड़की के पास आ जाता है और ये चीज़ कुरोनो भी देख लेता है और अपनी जान बचाने के लिए वो यहाँ से भाग जाता है। और भागते हुए कुरोनो देखता है कि डैड अनियन कार से हिट होकर नीचे गिरा होता है। और याद है कुरोनो भी कार वाले बंदे के पास आकर बात करने की कोशिश करने लगता है, पर वो ये बंदा उसे देख ही नहीं पा रहा होता है। और तभी डैड अनियन अचानक से फिर से खड़ा हो जाता है और कुरोनो पर अटैक कर देता है। और कुरोनो को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो मरा है या फिर वो जिंदा है। कुरोनो को फिर से वापस घर जाना है और यह सब सोचते हुए इस बार कुरोनो रुक जाता है और डैड अनियन की तरफ ही भागने लगता है और स्लाइड करके डैड अनियन के पैर के नीचे से निकल जाता है और कहता है, मैं इसे हरा नहीं सकता, पर इससे ज़रूर दूर भाग सकता हूँ। और भागते हुए कुरोनो सोचता है, क्या सच में मसारू मर गया है। कुरोनो को यकीन नहीं हो रहा होता और तभी कुरोनो के सामने रोड खत्म हो जाती है और कुरोनो तभी एक बहुत तेज जंप लगाता है डेड एंड पर। तभी कुरोनो को जंप करते हुए दूर से मसारू भी देख लेता है और कुरोनो खुद से पूछता है कि आखिर मैं इतने ऊपर कैसे जंप कर पा रहा हूँ। और तभी कुरोनो ज़मीन पर लैंड करता है और उसके पीछे पीछे डैड अनियन भी गिरते हुए कुरोनो के पास आ जाता है। और आते ही डैड अनियन कुरोनो का सर पकड़ लेता है, पर तभी पीछे से मसारू आकर डैड अनियन को पकड़ लेता है और कुरोनो को भागने को कहता है, पर डैड अनियन उल्टा अटैक करके मसारू को ही दूर कर देता है। और कुरोनो देखता है कि डैड अनियन ने मसारू का एक हाथ काट दिया होता है और डैड अनियन मसारू को ख़त्म करने के लिए उसे उठा लेता है। पर यह देख हमारा कुरोनो बहुत रेज में आ जाता है और डैड अनियन पर अटैक कर देता है और कुरोनो डैड अनियन के दोनों हाथों को ज़ोर से पकड़ लेता है। और यह देख मसारू कहता है, मैं जानता था तुम हमें बचा लोगे। और कुरोनो सूट की मदद से डैड अनियन का एक हाथ तोड़ देता है और हाथ टूटने से डैड अनियन बहुत गुस्से में आ जाता है
और कुरुनो के सर को फिर से पकड़ लेता है। पर इस बार कुरुनो एक ज़ोर से मुक्का बनाकर डेड अनियन के मुंह पर मारता है और कुरुनो इतना मारता है कि डेड अनियन माफ़ी मांगने लगता है और कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें अब मैं अपना अनियन दे दूंगा। पर तभी कोई दूर से डेड अनियन पर ट्रैप डालकर उसे पकड़ लेता है और ये काम इचिरो ने किया होता है, जो बस इनविजिबल था और अब जाकर सामने आता है। तो इचिरो को यहाँ देख कुरुनो पूछता है कि तुम अभी तक थे कहाँ। तो इचिरो कहता है, मैं तुम्हारे पास ही था। और इचिरो कुरुनो को गन एम करने को कहता है। तो कुरुनो पूछता है, अगर मैं इसे शूट करूँगा तो क्या होगा। तो इचिरो कहता है, ऑफकोर्स ये मर जाएगा, क्या तुम इसे मरा हुआ नहीं देखना चाहते क्या। पर कुरुनो शूट नहीं कर रहा होता है और कहता है, मुझे यह सब पसंद नहीं है। तो इचिरो कहता है, मुझे निराश मत करो, तुम अलग सिचुएशन में हो। तो कुरुनो कहता है, मैं ये नहीं करूँगा। तो यह सुन इचिरो कहता है, ठीक है, फिर मैं इसे शूट कर पॉइंट्स लेता हूँ। और जैसे ही इचिरो इसे शूट करता है, ये एलियन टेलीपोर्ट होकर ऊपर चला जाता है। और कुरुनो कहता है, क्या हम अब बस घर जा सकते हैं। तो इचिरो कहता है, हाँ और क्या, तुम जिंदा हो। तो कुरुनो पूछता है, क्या हम मसारू को भी वापस नहीं ले जा सकते हैं। तो इचिरो कहता है, नहीं, सिर्फ जिंदा चीज़ें ही वापस रूम में लौट सकते हैं। तो यह सुन कुरुनो रोते हुए मसारू को उठाने लगता है और तभी इचिरो रूम से टेलीपोर्ट होने लगता है और रोते हुए कुरुनो भी रूम में टेलीपोर्ट होने लगता है। और आखिर में बस इचिरो और कुरुनो ही रूम में वापस आ पाते हैं। पर तभी रूम में डॉग भी टेलीपोर्ट होकर आ जाता है और लड़की भी टेलीपोर्ट होकर वापस आ जाती है। पर ये कुरुनो से गुस्सा होती है और उसे छोड़कर जाने के लिए। तो कुरुनो इसके लिए लड़की से सॉरी बोलता है। तो ये लड़की पूछती है, मसारू कहाँ है, क्या वो घर चला गया। पर कुरुनो कुछ बोलता नहीं है। तो और तभी हम देखते हैं कि मसारू की फिंगर थोड़ा सा मूव करती है और तभी अचानक से मसारू भी रूम में आ जाता है और वो भी जिंदा। और सभी फिर से ब्लैक बॉल एक्टिव हो जाता है और एक्टिव होते ही बॉल सबसे पहले डॉग का पॉइंट दिखाता है, जिसे 0 पॉइंट मिला होता है। और बिग बॉल लड़की को भी 0 पॉइंट और मसारू को भी 0 पॉइंट और इचिरो को सिर्फ 3 पॉइंट मिला होता है। और आखिर में कुरुनो को भी बस 0 पॉइंट मिला होता है। और यह देख अब इचिरो यहाँ से वापस जाने लगता है। तो कुरुनो उसे रुकने को कहता है और पूछता है, आखिर बताओ ये सब हो क्या रहा है, आखिर हमारे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है। पर इचिरो कुछ बताता नहीं। तो कुरुनो पूछता है, आखिर तुम हो कौन जो ये सब के बारे में सब कुछ जानते हो। तो इचिरो तीनों को बताता है कि मैं एक एलियन हूँ। और यहाँ सुन तीनों बहुत हैरान हो जाते हैं। तो इचिरो कहता है, जो ये सब हो रहा है ये अब तुम्हारे साथ हमेशा होगा। और तभी इचिरो ब्लैक बॉल के पास जाकर कहता है, गैंट्स सभी मरे लोगों के लिस्ट दिखाओ। और तभी सारे लोगों की लिस्ट आ जाती है, वो सभी जब मर चुके हैं। तो यह देख मसारू पूछता है, आखिर ये सब बातें तुम्हें पहले क्यों नहीं बताया, अगर बताए होते तो आज वो सभी सरवाइव कर जाते। बताओ, क्या तुम्हें सच में मरे लोगों को देखने में मज़ा आता है। तो इचिरो कहता है, इससे तुम्हें क्या मतलब, लोग मरे या जिए। तो यह सुन मसारू गुस्सा आ जाता है और इचिरो को पकड़ लेता है। तो इचिरो कहता है, मुझे हल्के में मत लो, यहाँ अभी मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। तो यह सुन कुरुनो इचिरो पर गन एम कर कहता है, मुझे तुमसे एक और बात पूछनी है कि तुमने अभी कहा मैं जिंदा हूँ, पर रियल में मैं मर चुका हूँ, इसका क्या मतलब। तो इचिरो बताता है, तुम्हारी रियल बॉडी मर चुकी है और जो यहाँ पर आती है उसकी बस एक कॉपी आती है, जैसे फैक्स मशीन। और तभी यह सब बताते ही इचिरो फिर से गायब हो जाता है और फिर तीनों रूम से बाहर निकल घर जाने लगते हैं। और फिर तीनों रोड पर आकर टैक्सी को आवाज़ लगाने लगते हैं और एक टैक्सी पर बैठकर पहले ये लड़की अपने घर आ जाती है और अंदर आकर कपड़े चेंज कर लेती है और बाहर आकर मसारू को अपना नाम किशिमोटो बताती है। और फिर आगे किशिमोटो को घर पर मॉम की कॉल आती है, जो कहती है, यामामोची मैं हॉस्पिटल आई हूँ, तुम्हारी बहन हमें बुरी हालत में बाथटब में मिली थी, पर टेंशन मत लो, वो अभी ठीक है और होश में आ रही है। और यह सुन किशिमोटो को इचिरो की कॉपी वाली बात याद आ जाती है और आगे हमें
कुरोनो को देखते हैं जो अपने रूम पर आ चुका होता है। और आगे मॉम से यह बात सुन किशिमोटो रोने लगती है और फिर से घर से भाग जाती है। और आगे हम कुरोनो को देखते हैं जो कहता है क्या मैं सच में ज़िंदा हूँ। और फिर वो सोने लगता है और कहता है आज जो हुआ वो सब बस एक सपना होगा। और तभी वो अगले दिन उठता है और अपने सामने वही सूट देखकर कहता है अच्छा वो सब सपना नहीं था।